जिस बात को लेकर पिछले कई दिनों से हम चर्चा कर रहे थे, इसी 8 बजे के समय में अलग अलग विषयों पर, और बात हो रही थी महंगाई की, बात हो रही थी सामानों की कीमत में बढ़ोतरी की। ठीक 24 घंटे पहले इसी जगह पर हमने बात की थी, जिसमें एक बात का जिक्र आया था कि प्रधानमंत्री की अपील का मतलब क्या है। क्या अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होगा, सीएनजी की कीमतें क्या बढ़ेंगी? और ठीक कुछ घंटों के बाद, यानी सुबह जब लोगों की नींद खुली तो उनको पता चला कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी की कीमतें बढ़ गई हैं। इससे पहले एलपीजी, दूध की कीमतें बढ़ चुकी थी। तो आखिरकार इस महंगाई की मार से आम लोग परेशान हैं। आज हम चर्चा इसी मुद्दे को लेकर करेंगे कि महंगाई की मार अभी और कितनी भारत के लोगों पर, देश के लोगों पर पड़ने वाली है, दिल्ली के लोगों पर पड़ने वाली है, क्योंकि सवाल दिल्ली का है। ईरान, अमेरिका और इजरायल की जंग का असर अब भारत के आम आदमी पर पड़ने लगा है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर में हुई कीमत में बढ़ोतरी के बाद अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो गया। वहीं अब ऑटो टैक्सी की सवारी का किराया बढ़ाने की मांग यूनियन कर रही है। ऐसे में आम जनता पर चौतरफा महंगाई की मार पड़ रही है और इस कमरतोड़ महंगाई से आम जन कर रहा है त्राहिमाम। कमरतोड़ महंगाई की मार, जनता कर रही हाहाकार, आम जन की जेब पर चल रही है कैची। महंगाई के बोझ तले दबता जा रहा है इंसान और अपनी बेबसी में कर रहा है त्राहिमाम। बस कह रहा है, अब तो रहम करो हुक्मरान, अब तो रहम करो हुक्मरान। अब अभी तक गवर्नमेंट ने कंट्रोल करा हुआ था, लेकिन अब नहीं है गवर्नमेंट के बस की, भी तो क्या कर सकती है। गवर्नमेंट भी तो रेट तो बढ़ाएगी। हम अपनी पर्सनल राय कहते हैं, हमें तो ऑफिस जाना, हम तो ऑफिस जाएंगे, हम तो उसमें तो कोई वो हो नहीं सकता कि हम 2 रुपए बढ़ा दिए, 77 रुपये 89 रुपए कर दिए, 2 रुपए बढ़ा दिए। कमाई है नहीं बिल्कुल भी, कारोबार चल नहीं रहा है। गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और आई जा रही है, कहाँ पूछो इनसे, काम है, घट रहा है और काम। मई के 15 दिन भारतीय लोगों के लिए अच्छे नहीं रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का असर भारत पर दिखने लगा है। कच्चे तेल की लगातार बढ़ती कीमतें और रुपए में आ रही गिरावट ने इकोनॉमी के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। इसी का नतीजा है कि देश में कुछ जरूरी चीजों के दाम में बढ़ोतरी हुई है। पहली तारीख से अभी तक गैस सिलेंडर से लेकर पेट्रोल, डीजल तक के दाम बढ़ गए हैं। यूनियन ने पत्र लिखकर ऑटो टैक्सी किराए बढ़ाने की मांग रखी। दिल्ली के ऑटो और टैक्सी चालकों ने किराए बढ़ाने की मांग की। दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ और दिल्ली प्रदेश टैक्सी यूनियन ने सीएम को लिखा पत्र। बढ़ती लागत से ड्राइवरों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। सीएनजी, टायर, इंजन पार्ट्स और स्पेयर पार्ट्स महंगे होने से संचालन लागत बढ़ी। ऑटो का न्यूनतम किराया 30 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए करने की मांग। ऑटो का प्रति किलोमीटर किराया 11 रुपए से बढ़ाकर 15 रुपए करने की मांग। वेटिंग चार्ज 1 रुपए प्रति मिनट और एक्स्ट्रा लगेज चार्ज 25 रुपए करने की मांग। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक 25% नाइट चार्ज जारी रखने की मांग। टैक्सी का न्यूनतम किराया 40 रुपए से बढ़ाकर 70 रुपए करने की मांग। नॉन एसी टैक्सी किराया 17 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए प्रति किलोमीटर करने की मांग। एसी टैक्सी किराया 25 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए प्रति किलोमीटर करने की मांग। 3 रुपए पेट्रोल पर, 3 रुपए डीजल पर और 3 रुपए स्पीड पर। हाँ, और एप्लीकेबल हो गए सुबह 6 बजे के बाद से। 6 बजे के बाद से। तो ये एक उम्मीद किया जा रहा था कि ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, होना भी चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आम आदमी की कमर तो वैसे ही पहले से टूटी पड़ी थी। आपने भरे मंच पे लोगों को ये कह दिया कि आप पेट्रोल मत इस्तेमाल कीजिए, डीजल का कम इस्तेमाल कीजिए। एक आम आदमी जो रोज आम चीज़ों से गुजर रहा हो, अपने लिए व्यवस्थाएं बनाने के लिए सुबह शाम इस व्यवस्थाओं में खट रहा हो, आपने उनको कह दिया कि आप अपना पेट्रोल भी इस्तेमाल मत कीजिए। एक आदमी जाएगा किस? वहीं दिल्ली के कालकाजी इलाके में स्थित पेट्रोल पंप पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल और दूध के दाम में लगी आग, अब सोई ही सरकार जाग जाओ के जमकर नारे लगाए।
लेकिन जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव खत्म होते हैं तो मोदी जी खुद देश को संबोधन करते हैं और संबोधित करके ये बोलते हैं कि आप पेट्रोल कम यूज करें, आप सीएनजी कम यूज करें, आप वर्क फ्रॉम होम करें। अरे आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपकी चिंता है कि देश को कैसे चलाना है। सोने का रेट बढ़ गया, हमारे लिए तो दूध और ये पेट्रोल ही सोने से जो बेहतर हो चुका है। और वो तो अपने आप को सोचना चाहिए, तो फर्क पड़ता नहीं है, फर्क हमारे जैसे गरीबों को पड़ेगा ना। जब से 12 सालों में इन्होंने सत्यानाश कर, कितना दिक्कत होगा हम लोगों को? बहुत ही दिक्कत होगा जी, हर आदमी की दिक्कत होगा। क्यों लगातार बढ़ रही है महंगाई? क्या तेल गैस के बाद दिल्ली में ऑटो टैक्सी का किराया भी होगा महंगा? महंगाई से मिलेगी राहत या जारी रहेगी आफत? इन सवालों का सिर्फ जवाब नहीं, जनता को है राहत की दरकार, क्योंकि महंगाई का ये प्रहार हर शख्स पर कर रहा है वार। इसलिए आम जन लगा रहा है राहत की गुहार। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले जो हमारे सवाल हैं उन सवालों पर नजर डाल लेते हैं, जिसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल है, कमर तोड़ महंगाई की मार आखिर क्यों आम जन पर पड़ रही है? ये सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल है कि कमर तोड़ महंगाई की मार आखिर क्यों। दूसरा सवाल, तेल गैस के बाद दिल्ली में ऑटो टैक्सी भी अब महंगी हो गई है। महंगाई से राहत मिलेगी या ये आफत अभी जारी रहने वाली है? ये हमारे प्रश्न हैं, हमारे सवाल हैं। चर्चा इन्हीं बिंदुओं पर हम करेंगे, क्योंकि इसको तो जो जानकार लोग हैं वो एज्यूम कर रहे हैं और पहले से भी लोग बता रहे थे कि स्थिति आने वाली है। और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का, जो इस वक्त इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं। पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। डॉक्टर आशीष हांडा भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं। विष्णु पांडे जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। और राजेंद्र सोनी हैं, ये राजेंद्र जी महामंत्री हैं दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। सबसे पहले राजेंद्र जी आपसे शुरू करता हूं, क्योंकि महंगाई की मार तो है ही और उसमें आप लोगों के एसोसिएशन की तरफ से जो अलग अलग संगठन उनकी तरफ से कुछ मांगे उठ रही हैं। मेरी जानकारी में नमस्ते सर, पहला जो मुझे 2022 या 23 में आखिरी बार दिल्ली में ऑटो टैक्सी का किराया बढ़ा था, क्या आप लोगों की विशेष तौर पर मांग है, प्रमुख मांग है दिल्ली सरकार से? थोड़ा जल्दी से उसको बता दीजिए, फिर आगे हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। सर पहले तो मैं भारतीय मजदूर संघ की ये कहना है, भारतीय मजदूर संघ की यूनियनों का, हम देश के साथ खड़े हैं, देश के प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं। अब रही बात जो सीएनजी बढ़ी है, 2 रुपए अभी बढ़ गई और क्या नाम है 2025 के अंदर 1-1 रुपया बढ़ाया गया। कहीं ना कहीं हम ये कह रहे हैं, क्या नाम है, हमारे जो लोग हैं 1 लाख ऑटो रिक्शा हो गया, टैक्सी ड्राइवर हो गए, वो चाहते हैं दिल्ली सरकार कोई बीच का रास्ता निकाले, क्योंकि 27 साल बाद दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार बनी है और हमें आसानी पूरी उम्मीद है भाई कोई बीच का रास्ता निकाले। जहाँ 2 रुपए उन्होंने बढ़ाए हैं वो सीएनजी के रूप वापस ले ले, सब्सिडी दे दे हमें, और हम दिल्ली की जनता के ऊपर बोझ नहीं डालना चाह रहे किराया बढ़ाने का। और लास्ट हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, आप किराए बढ़ाओ हमारे, क्योंकि स्पेयर पार्ट की कीमतें बढ़ी होंगी, महंगाई हो जाएगी, 25 से 30% स्पेयर पार्ट की कीमतें बढ़ेंगी। बढ़ने के बाद क्या नाम है आम आदमी की जरूरत की चीजें महंगी हो जाएंगी। इसलिए हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं भारतीय मजदूर संघ की तरफ से, आप सीएनजी के पैसे 2 रुपए बढ़े हैं उसको वापस ले लो, और हम दिल्ली की जनता के ऊपर कोई बोझ नहीं डालना चाहता, फिर हमारे किराए बढ़ा। ठीक है। अब इस पूरे एक और चीज़ है जो इसको उल्लेखित करना ज़रूरी है, जैसे आप लोग तो रजिस्टर्ड ऑटो टैक्सी वाले हैं जो किराया बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। मैं और मेरे कई जानने वाले हैं जो ऐप बेस्ड जो टैक्सीज़ हैं उनका कभी कभार इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ लोग हैं जो रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। आज मेरे ऑफिस में भी बहुत सारे लोग थे जो बाइक वाला या जो ऑटो हो या टैक्सी सर्विस को यूज़ करते हैं। कई लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना कि रोज़ 120 रुपये लगता था, आज 150 रुपये दिखा रहा है। तो उन्होंने अपना बढ़ा दिया जो ऐप बेस्ड थे।
तो कहीं ना कहीं जो ऑटो यूनियन है उनकी डिमांड थोड़ी जायज़ भी लग रही है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में जो स्पेयर पार्ट, जो टायर 3 साल पहले जिस रेट का होगा वो महंगी हो गई होगी, अलग अलग जो पार्ट कल पुर्जे आते हैं वो भी महंगे हो गए होंगे। तो और 3-4 साल से एक बार बताऊं, हाँ बोलिए सर राजेंद्र जी। 2023 के अंदर जब किराए बढ़े थे ना, पिछली जो सरकार थी केजरीवाल की, इतना हम लोगों ने संघर्ष करा था। संघर्ष करते करते जब जाके हमारे किराए बढ़े, तो हमें संघर्ष ना करना पड़े दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार के सामने। हम एक भारतीय मजदूर संघ देश का सबसे बड़ा संगठन है, और हम पहले, हमारे लिए देश पहले है। देश के हित में करेंगे काम, के लेंगे पूरे दाम, हमारा एक नारा है। और कोई हम सरकार से निवेदन ये कर रहे हैं, आप 2 रुपए सीएनजी को घटा दो, नहीं तो फिर आप हमारे किराए बढ़ाओ। ठीक है सर। अब मैं आता हूं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर आशीष हांडा जी। सर देखिए, ये चीज़ हम लगातार एज्यूम कर रहे थे कि ये महंगाई की मार तो हम पे पड़ने वाली है, क्योंकि थोड़ा बहुत जो मेरी भी जानकारी है, जो लोग जानकार लोग थे उनको पता था कि एक समय आएगा जब सरकार इसको बेयर नहीं कर सकती है। विपक्ष ये कहेगा कि चुनाव के मद्देनज़र रेट में इजाफा नहीं किया गया। मुझे ये भी पता है कि कोई भी पार्टी होती, अगर उस वक्त चुनाव में होता जिसकी सरकार होती, वो कीमतें नहीं बढ़ाती, ये भी मुझे पता है। और आज ये जो बढ़ गया ये अंतिम नहीं है, ये भी मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ये बढ़ेगा, ये मुझे पता है, क्योंकि जो परिस्थितियाँ वैश्विक है वो ऐसा नहीं है कि 1 सप्ताह बाद, 1 महीने बाद खत्म होगा। ये कितना लॉन्ग लास्ट करेगा किसी को नहीं पता। हो सकता है 10 दिन में खत्म हो जाए, हो सकता है 10 महीने खिंच जाए, किसी को नहीं पता। तो उस परिस्थिति में ये अभी और बढ़ेगा। मूल मसला ये है सर कि घूम फिर के जो पब्लिक परेशान है, वो पब्लिक और ज़्यादा परेशान क्यों हो? कोई दूसरा विकल्प क्यों नहीं ढूंढा जा रहा? जैसे सर ने कहा कि आप किराया वापस ले लो, और उनको 10 तरीके से फेलिसिटेट कर सकते हो, ताकि एक कॉमन पर्सन जो है उसकी जेब पर वजन ना पड़े। जी धर्मराज जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। धर्मराज जी, सबसे पहले तो मैं बहुत ही दिल की गहराई से आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे भारतीय मजदूर संघ के नेता राजेंद्र जी का, जिन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि वो सारी बात उन्होंने कही, उन्होंने अपनी बात भी कही और देश की समस्या और मोदी जी की समस्या के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया। मैं थोड़ा यहाँ पे चीजों को क्लैरिफाई करना चाहूंगा आपके दर्शकों के लिए। देखिएगा, पहली बात यहाँ पे क्या समझने की है, क्या मोदी ने या भारत ने किसी देश के ऊपर चढ़ाई करी? जवाब है नहीं। क्या हम किसी युद्ध का पार्ट हैं? जवाब है नहीं। क्या हमने स्टेट ऑफ हॉर्मोज बंद किया? जवाब है नहीं। यानी ये जो कुछ भी हो रहा है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये एक वैश्विक संकट है। और ये वैश्विक संकट भी इस तरह का है कि ये किस दिन या किस पल विश्व युद्ध में तब्दील हो जाए कोई नहीं जानता। जब ये शुरू हुआ था कोई नहीं जानता था कि आज हम 77वें दिन पे, 77th डे पे खड़े हैं कि क्या ये 7 दिन चलेगा, 17 दिन चलेगा या 77 दिन चलेगा। और अभी भी कोई नहीं जानता कि आगे कितना चलेगा, जिसका बहुत सीधा सा अर्थ ये है कि हमें भविष्य के लिए तैयार होना पड़ेगा। अगर मोदी जी भविष्य के लिए तैयार होने को कहते हैं तो विपक्ष यहाँ पे अपनी सोची हुई जो रणनीति है, डर फैलाना, भ्रांति फैलाना, भ्रम फैलाना, उसके ऊपर चला जाता है। जब हम बात करते हैं प्रिपरेशन की तो वो इसको पैनिक कह देते हैं। जब हम अब बात करते हैं दूरदर्शिता की तो वो इसको डर का माहौल बनाना कह देते हैं। अब समझने की बात बहुत सीधी सी ये है कि भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व में दूसरे नंबर पे है। इसके चलते जो हमारी एनर्जी कंजम्पशन है वो भी विश्व में दूसरे नंबर पे है। और तीसरी बात भैया, जो हम ऑयल है हमारे यहाँ जो है वो सिर्फ 20% है। 80% ऑयल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है और उसमें से भी 40% स्टेट ऑफ हॉर्मोज से आता है। किसी भी चीज की सप्लाई अगर कम होगी तो उसका रेट बढ़ेगा। अगर बारिश आएगी तो सभी की छत गीली होगी, चाहे वो गुप्ता जी हैं चाहे वो कुमार साहब हैं। इसमें हमारे हाथ में क्या है अब वो देख लेते हैं। हमारे हाथ में ये है कि जो डिपेंडेंस है स्टेट ऑफ हॉर्मोज पे मलेशिया की वो 38% है जो उनका ऑयल आता है, लेकिन उन्होंने प्राइस कितना बढ़ाया था कल तक? 56%। अमेरिका की डिपेंडेंस कितनी है स्टेट ऑफ हॉर्मोज पे? मात्र 2%, लेकिन उन्होंने प्राइस कितना बढ़ाया? 44%। यूएई की डिपेंडेंस कितनी है? 0, क्योंकि उनका अपना ऑयल है, फिर भी प्राइस कितना बढ़ाया? 52%। उसी के सामने भारत की डिपेंडेंस स्टेट ऑफ हॉर्मोज पे
40% है, लेकिन कल तक हमने रेट कितना बढ़ाया था? 0, 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया था। अब आप क्या सरकार से और उम्मीद करते हैं? सरकार के पास कोई जादुई चिराग है? कब तक उसको सरकार अपने ऊपर लेगी? और अभी भी जब 3 रुपया बढ़ाया गया है तो आपके दर्शकों को यह जानना चाहिए, सरकार 30 रुपए प्रति लीटर का भार सह रही है इस समय, जिसका सिर्फ 10% पास ऑन किया गया है कंज्यूमर पे, यानी 3 रुपए बढ़ाया गया है। 90% अभी भी सरकार अपने ऊपर ले रही है। ऐसा और बहुत कुछ है जो आगे डिबेट में मैं आपके दर्शकों को बताऊंगा, क्योंकि क्या डर फैलाना बड़ा आसान है, कंफ्यूज करना बड़ा आसान है, क्लैरिटी होना बड़ा जरूरी है। आशीष जी, अब ये तो आज की राजनीति में हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि कोई ये राजनीति की बात ही नहीं कर रहा, मैंने तो कोई राजनीति नहीं करी, मैंने किसी को इल्जाम नहीं किया, मैंने तो सिर्फ फैक्ट्स रखे। वो ठीक है, जैसे आपने राजेंद्र सोनी जी की बात कही और आपने उनको इंडोर्स किया। राजेंद्र सोनी जी जो बात करे वही बात अगर अभी कोई इंटक वाला होगा वो दूसरी लाइन पे करेगा। मसला घूम फिर के बात आती है कि कौन क्या कह रहा है, नहीं कह रहा। आपदा में अवसर खोजना ये राजनीति का नहीं, कुनीति का पाठ है। और ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमें ऐसा विपक्ष मिला है जो कि राजनीति नहीं कुनीति करता है। चलिए ठीक है अब सर, अब मैं विपक्ष को होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे में ठीक है सर, अब ठीक है, मैं जैसे आपने कहा ना, मैं सेकंड फेज पे उस मुद्दे पे भी आऊंगा कि विष्णु पांडे जी, ये तो बिल्कुल कागजों पर है, जिसको हम झुठला नहीं सकते कि भारत ईंधन के मामले को लेकर पूरी तरीके से दूसरे देशों पर डिपेंडेंट है। हम मंगवाते हैं और उसके बाद फिर हम इस्तेमाल करते हैं, और जो सप्लाई चेन है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब है। उसके बावजूद पिछले 1.5-2 महीने में भारत सरकार ने ऐसे कोई पैनिक वाली स्थिति भारत में क्रिएट नहीं होने दी। बीच में एलपीजी को लेकर हुआ था, वो भी सप्ताह 10 दिन के बाद कंट्रोल कर लिया गया और रेट्स बढ़े, ये बात भी सही थी। और आज ये भी कागजों में लिखा हुआ है कि भारत पेट्रोलियम कंपनियों को कितना खर्च पड़ रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। इसके कुछ काउंटर सवाल हैं, उस पर मैं बाद में आ जाऊंगा। अब ये तो तय है ना कि कोई भी सरकार रहे वो कब तक इस महंगाई की भार को कंट्रोल करेगी और कहां तक करेगी। एक समय के बाद तो आपको उसको पास ऑन करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। फिर अगर भारत सरकार ने किया तो उसमें क्या आपत्ति है? धर्मराज जी, देखिए, देश हित में, राष्ट्र हित में प्रधानमंत्री मोदी जी कोई भी आह्वान करते हैं, कोई फैसला सरकार लेती है तो उसके साथ हम खड़े हैं। यहाँ कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये वैश्विक समस्याएं हैं तो ये कभी भी कहीं भी हो सकती है, स्वाभाविक है। लेकिन क्या हमें ये विचार नहीं करना कि जो सरकार और जो भाजपा हमें दिखाना चाह रही है उसके आड़ में क्या है? एक चीज सोचिए, हम भी एक्सपोर्ट करते हैं, आपको पता है, असम जो रिफाइन ऑयल है, वहां से हम एक्सपोर्ट करते हैं। क्या हमने उस एक्सपोर्ट को होल्ड करा अभी तक? हमारे घर में समस्या है और हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 2026 में बांग्लादेश को 21 करोड़ लीटर डीजल देने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसमें से पहली खेप मार्च में जा चुकी है 56 लाख लीटर। अब आप एक चीज सोचिए, जनवरी में अगर हम वो क्या नाम है, 4 एयरपोर्ट बंद कर देते हैं, फरवरी में इंसिडेंट हो जाता है, मार्च में आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और अभी तक भी आपने एक्सपोर्ट को होल्ड नहीं किया है। पहला, ठीक है, हम खड़े हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है? क्या सरकार से हर जनता पे थोपेगी? पहला। दूसरी बात ये आती है कि सरकार इसलिए विजन ऐसा है, देखिए आप मानेंगे नहीं, 2014 से लेके 2026 तक तकरीबन सरकार ने, ऐसा नहीं है कि आज 110 रुपए बैरल हुआ है, कभी कभी 40 रुपए बैरल भी हुआ है, 50 भी, 60 भी, 70 भी हुआ है। तो सरकार ने तकरीबन 12 से 13 साल में 70 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है। आज की डेट में ऐसे कई देश हैं जो लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं हर लेवल पे, जैसे यहाँ पे मजदूर संघ के भाई ने कहा यहाँ पे। तो आज की डेट में हमें जनता के हित के लिए सोचना है। अभी तक तो आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। अब आप एक चीज सोचिए, आपकी फॉरेन पॉलिसी की फेलियर की वजह से आप रशिया से अभी तक अपना इंपोर्ट बढ़ा नहीं पाए हैं। क्या इस पे बात नहीं होनी चाहिए? आखिर अल्टरनेट, एक मान लीजिए एक ऑप्शन बंद भी हो जाता है, आखिर ऐसी क्या चाबी लेके बैठे हुए डोनाल्ड ट्रंप के पास, मोदी जी की, कि आप रशिया से आज भी 15%, आप मान लीजिए रिलायंस जो ऑयल रिफाइनिंग है 38% इंपोर्ट सीधा गिरा है उसका, क्यों? रशिया से करता था, ठीक है। एक पोर्ट ऐसा भी नाम ध्यान नहीं है उसका, 92% रशिया से इंपोर्ट घटा है।
तो हमारे पास अल्टरनेट ऑप्शन होते हुए भी क्या हमारी कंट्री की क्या फॉरेन पॉलिसी ऐसी फेल हो चुकी है कि ऐसी क्या जबरदस्ती है कि हम बांग्लादेश में भी सप्लाई कर रहे हैं, आज की डेट में कॉन्ट्रैक्ट होल्ड नहीं किया, हम रशिया से क्यों नहीं नेगोशिएट कर रहे हैं, आखिर ऐसी क्या चाबी है? तो यहाँ क्वेश्चन जवाब उठेगा। हम तो सरकार से पहले भी खड़े थे, मोदी जी ने बोला कि थाली भी पीटो घंटी बजाओ, तब भी लोगों ने बजाया, हमने भी बजाया, चलो आह्वान किया है। तो सरकार के साथ तो खड़े हैं, पर सरकार को स्पष्ट रूप से ये बिल्कुल क्लियर बताना पड़ेगा एक्चुअल समस्याएं क्या हैं देश के साथ, और मोदी जी के साथ एक एक देशवासी खड़ा है। सरकार को बहुत स्पष्ट रूप से बात करनी चाहिए और अपनी फॉरेन पॉलिसी पे सोचना चाहिए कि अल्टरनेट ऑप्शन है तो हम उन डोनाल्ड ट्रंप के आगे ना झुके, हमें फटाफट बढ़ाना चाहिए रशिया से। जी ठीक है। अब मैं आता हूं कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं भाई साहब दीपक शर्मा जी। वर्तमान परिस्थिति में आम आदमी महंगाई से परेशान है, दो राय नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस महंगाई को अफोर्ड कर सकते हैं, हालांकि उनकी संख्या बहुत कम है। कुछ लोग इस बात को लेकर भी आशंकित हैं कि भाई थोड़ा महंगा हो जाए लेकिन मिल जाए, ये परिस्थिति ना हो कि ड्राई आउट हो जाए कि हमें मिले ही नहीं। हालांकि इसके संकेत ना के बराबर हैं, ऐसा मान के चल रहे हैं, क्योंकि कुछ मामलों में हम आत्मनिर्भर उतना तो हो ही चुके हैं और पिछले 1.5-2 महीने में होमवर्क भी हुआ है जिसमें रिफाइनरियों को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कहा गया है। अल्टरनेट रूट से मंगवाया जा रहा है, जो पहले 10 दिन में आ जाता था वो 1 महीने 35 दिन में आ रहा है, बट आ रहा है अल्टरनेट रूट्स के जरिए। मसला ये है उससे खर्च भी बढ़ रहा है, ये भी एक बड़ी बात है। इन परिस्थितियों में क्या सभी लोगों को सरकार के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए, और सरकार ने कहां पर कमी छोड़ी जिसको लेकर विपक्ष को आपत्तियां हैं, उस पर प्रकाश डाल दीजिए सर। जी धर्मराज जी, आपको नमस्कार। जी दिल्ली एनसीआर के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहली बात जो आपने सवाल किया कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, हम इसको एक शुरुआती कमेंट के अंदर हम कहना चाहेंगे कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड सोशलाइजेशन ऑफ लॉसेस, जो भी घटनाक्रम है अगर आप देखें 2014 से 2024 तक सरकार ने एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेशन किया, लगभग 39 लाख करोड़, जो कि टैक्सेस के रूप में ऑयल से टैक्स और डीजल से जो टैक्सेस के रूप में रेवेन्यू जनरेशन होता है। सवाल इस बात का कि इस बात से सभी सहमत है कि वैश्विक परिस्थितियां किस प्रकार की हैं। अब सवाल आता है उस पर रिस्पॉन्ड किस तरह से किया जाए। अभी हमारे बंधु प्रवक्ता जो भाजपा के थे उन्होंने बोला कि विपक्ष डर फैला रहा है। विपक्ष जो है हमारे प्रधानमंत्री जी दूरदर्शिता रखते हुए कदम उठा रहे हैं। बिल्कुल, अभी मैं उसका जवाब देता हूं। डर कौन फैला रहा है? सोना मत खरीदो कौन कह रहा है? आप जब कहते हैं कि सोना मत खरीदो तो एक पूरी इंडस्ट्री जो उसके साथ जुड़े हुए कामगार हैं, जो उनके साथ जुड़े बिजनेसेस हैं, लगभग 45 लाख तो प्रत्यक्ष रूप से और 1 करोड़ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सभी लोग, तो आप तो उनके बीच में डर ऑलरेडी फैल गया कि क्या होगा। उसके बाद में तेल, खाने का तेल कम इस्तेमाल किया जाए। अब वहां पर भी अगर आप देखें मार्केट के अंदर पहले डर फैल गया। आप थोक मार्केट में ले, खुदरा मार्केट में ले, कहीं ना कहीं पहले ही एक कयास लगाए जाने लगे कि कहीं ना कहीं खाने के तेल की शॉर्टेज होने वाली है। तो सवाल अब इस बात का आता है, अब फिर इसके लिए भी विपक्ष दोषी। ये विपक्ष डर फैला रहा है। कौन डर फैला रहा है? आप बात आती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। बिल्कुल पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हम दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली के अंदर अभी हम माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस बारे में उनका मैं सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि करना चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन जो फोटोशूट्स हो रहे हैं कि मेट्रो के अंदर ट्रेवल किया आज मैं बाइक से गया, क्या इससे कुछ हल होने वाला है? दिल्ली के पास 3900 के पास लगभग बसेस हैं केवल अभी, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं हम, और जरूरत है 12,000 की। ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक कैसे ट्रांसपोर्ट उसके अंदर ट्रेवल करेगी? आपको सरोकार ही नहीं है, कोई कैसे मर्जी जाए, किस तरह से जाए, आपको सरोकार नहीं। आपने आके कह दिया बस कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कीजिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट दे तो दीजिए। केवल मेट्रो के अलावा आप मुझे बताइए बसेस कहाँ हैं? कौन कौन से रूट्स की कनेक्टिविटी नहीं है? मैं आपको यहाँ गिनवाना शुरू करूं? सवाल इस बात का कि प्रवचन और उपदेश वाला काम चल रहा है कि बस आप आगे कह जाइए, वो नीचे तक वही ट्रेंड चलता रहेगा। इसके बाद में अब बात आती है कि किस तरह से क्या क्या हुआ। चुनाव कुछ समय पहले संपूर्ण हुए। उस चुनाव के अंदर एक भाषण के अंदर भी कहा गया कि एक बार भी
इस प्रकार की परिस्थिति आ सकती है या आने वाली है। उस समय दूरदर्शिता कहाँ चली गई थी, ये मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर दूरदर्शिता थी तो अभी आई, 2 महीने पहले जब इलेक्शन का कैंपेन चल रहा था, रैली चल रही थी, उसके अंदर कहीं दूरदर्शिता नहीं थी। उसके अंदर कहां जन को बताया गया कि ऐसी समस्या आ सकती है? क्या विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लिया गया कभी? फरवरी से आज तक क्या सर्वदलीय मीटिंग की गई? कभी बुलाया गया, उनको बताया गया कि तेल का कितना रिजर्व हमारे पास है और ये स्थिति आ सकती है, आप अपने सुझाव हमें दीजिए। कितनी बार पूछा? बस आए और एक बार बोल दिया प्रधानमंत्री जी कि भाई इस तरह से समस्या हो सकती, लोग उनके साथ है, बिल्कुल ठीक है। हम भी एक रिस्पॉन्सिबल रुख रखते हुए जहां तक होगा बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। लेकिन सवाल इस बात का कि किस चीज पे सपोर्ट करें। अब सवाल इस बात का था, सोना मत खरीदिए। पहली बात, इकोनॉमी के अंदर आप जब ऐसा संदेश देते हैं आगे, सोना मत खरीदिए, तेल का यूज कम कीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाइए, कहीं ना कहीं अपने आप ही सिचुएशन वो बन गई पैनिक वाली। और उसके बाद में आप दूध के दाम बढ़ जाते हैं, उसके बाद में पेट्रोल डीजल सीएनजी के दाम बढ़ जाते हैं। सवाल इस बात का कि जब जिस समय क्रूड ऑयल के दाम जो थे बहुत कम हुआ करते थे, उस समय 2014 का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, $106 पर बैरल हुआ करता था, 72 रुपए पेट्रोल हुआ करता था। और 2026 में जब 72 रुपए क्रूड ऑयल था तो उस समय 95-96 रुपए पेट्रोल था। सवाल इस बात का कि बहुत हुई महंगाई की मार, अच्छे दिन आने वाले हैं, इसका जवाब देने की जिम्मेदारी। ठीक है मैं ठीक है सर, मैं आपके पास आता हूं। डॉक्टर आशीष हांडा, आप इनको रिस्पॉन्ड कर देना। एक प्रश्न बार बार ये आता है, जो बात अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, मैं उसी को थोड़ा फॉरवर्ड करता हूं। ठीक है, पिछले 2 महीने से तेल कंपनियों को नुकसान हो रहा है, लेकिन इन्हीं तेल कंपनियों ने तो खूब माल कूटा है भाई पिछले 4-5 सालों में, जब इसमें तो कोई इनकार नहीं किया जा सकता, पहली चीज। दूसरी चीज कि हर चीज आम लोगों पर क्यों मारे? जैसे इन्होंने कहा कि पेट्रोल, ज्वेलरी से, गोल्ड, सोना चांदी के जो कारोबार करने वाले लोग हैं, करोड़ों में उनकी संख्या है, उनको जब नुकसान हो रहा है तो आम लोगों को, क्योंकि पेट्रोल डीजल का अगर रेट बढ़ता है तो हर चीज की कीमत बढ़ेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं अपने अपने हिस्से से थोड़ा कटौती करती है, ताकि आम लोगों के जेब पर थोड़ी राहत हो? क्योंकि एक आंकड़ा मैं देख रहा था, दिल्ली में जैसे पेट्रोल डीजल की बात करें, लगभग आधा रेट है। अगर सेंटर का, स्टेट का जो XYZ ABCD टैक्सेस को हटा दें तो जो 100 रुपये का पेट्रोल है वो खरीद पड़ता है लगभग 50, 51, 55 रुपये का, 40, 45, 50 रुपये तक वो टैक्सेस में चला जाता है। तो वहां पर कोई सेंटर काट दे, कोई स्टेट काट दे, ताकि आम लोगों को राहत मिले। ये व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है? जी, क्या मैं अपनी बात रख दूं? आप प्लीज प्लीज। जी, शुक्रिया आपका धर्मराज जी। मैं एक एक करके अपने दोनों, एक्चुअली मैं उम्मीद करूंगा थोड़ा आप मुझे समय देंगे, क्योंकि जो मजदूर संघ से हमारे राजेंद्र जी हैं, उनके सवाल भी मुझसे हैं। कांग्रेस के जो दीपक जी हैं वो भी मेरी बीजेपी की तरफ ही उंगली उठाएंगे, और आपसे जो विष्णु जी हैं उनके भी सवाल मेरे से हैं, और आपके भी सवाल मेरे से हैं। तो यानी 4 लोग सवाल दाग रहे हैं और अकेला मैं जवाब देने के लिए यहाँ बैठा हूँ, उपलब्ध हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ थोड़ा प्रोपोर्शनेट टाइम मुझे दिया जाएगा ताकि मैं सभी के जवाब दूं। सर मैं समय देने के लिए जाना चाहता हूँ। मैं बहुत बता बात नहीं, मैंने क्या ना धर्मराज जी, आपके तो नाम में ही धर्म जुड़ा है, तो आप तो गलत काम नहीं करेंगे, लेकिन मैंने जस्टिफिकेशन दिया। ठीक है, जवाब मुझे देना है। जी, आभार आपका। जी, सबसे पहले मैं जवाब दूंगा हमारे साथी आपसे विष्णु जी का, जिन्होंने कहा कि भाई अगर दिक्कत है, फलाना है, डमकाना है, तो तुम एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हो? अगर थोड़ा सा भी उनको फाइनेंस का ज्ञान होता तो वो ये समझते कि इस समय जो बार बार ये जिक्र आता है कि इंडियन करेंसी जो है डॉलर के आगे वीक हो रही है, या सर भाई साहब का नेटवर्क चला गया, आशीष जी का। आशीष जी आप हैं अभी? चलिए कोई नहीं। राजेंद्र सोनी जी, अब सर मैं आपके पास आता हूं। आवाज आ रही है आपको आशीष जी? हाँ, मैं बोलूं धर्म जी, बोलूं? हाँ जी बोलिए। मेरा ये कहने का मतलब है सर, जो दिल्ली की भारतीय मजदूर संघ की ऑटो टैक्सी यूनियन है, 1.5 साल हो गया सरकार को बने हुए दिल्ली के अंदर, और ये हांडा साहब बैठे हैं, बीजेपी के बहुत बड़े लीडर हैं। मैं इनसे ये निवेदन करूंगा, क्या नाम है,
भाई जो हमारी जो बीजेपी ने मैनिफेस्टो के अंदर डाला था, इनका कल्याण वोट बनना चाहिए, और भी जो समस्या थी हमारी, एक भी अभी तक हमारी मांग पूरी नहीं हुई है, दिल्ली सरकार ने करी है। और हम आज फिर बोल रहे हैं, हम आप जी न्यूज के चैनल पे, पहले हमारे लिए देश है, बाद में सब कुछ है। ये पेट्रोल डीजल जो बढ़ रहा है कोई भारत के अंदर नहीं आ रहा है, ये इनकी आपस की लड़ाई है। ये क्या नाम है, ईरान हो गया, अमेरिका हो गया, हमारे देश के ऊपर इन्होंने संकट डाला है। जो आज महंगाई हो रही है, इसके लिए विदेशी जो है क्या नाम है सरकारें, वो जिम्मेदार है। मगर देश का प्रधानमंत्री, आज भी मैं दिल से कहूंगा, गरीबों का मसीहा है। ऐसा प्रधानमंत्री देश को जन्म जन्म तलक नहीं मिलेगा सर, मैं बता दूं आपको। लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार को सोचना चाहिए। राजेंद्र जी ठीक है, ये अब मैं समझ रहा हूँ। भारतीय मजदूर, देखिए जिन लोगों को नहीं पता है, हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ एक उनका, मैं आता हूँ डॉक्टर साहब, आता हूँ आपके पास। नहीं सर, माफ करना, हमारी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, हमारे लिए वही सरकार है जो हमारे हित में बात करेगी। ये हम क्लियर करते हैं, भारतीय मजदूर संघ हमारे किसी राजनीतिक पार्टी का मतलब नहीं है। सर ठीक है, आपने अपनी बात कह दी, मैं भी अपनी बात कह देता हूँ। मैंने कहा कि हर और मजदूर संगठनों के बारे में बेहतर तरीके से इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं जिस राज्य से आता हूं वहां पे ऐसे पत्थर उछालिएगा कि मजदूर नेता पे गिरता है। वैसे ऐसे स्टेट से हूं। तो ये जितने पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उनके जो पैटर्नल कह लीजिए या उनका जो संगठन होता है, उनके साथ अलाइनमेंट होती है कई लोगों की। और भारतीय मजदूर संघ के से जुड़े बहुत लोग विधायक सांसद भी बने हैं, तो ऐसा नहीं है कहाँ से अलाइंड है, नहीं है। तो भारतीय मजदूर संघ को बीजेपी, कांग्रेस का इंटक है, कई और पार्टियां हैं, स्टेट्स की क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनके साथ भी मजदूर संगठन जुड़े हुए रहते हैं। तो कोई बुराई बात नहीं है सर, लेकिन आपको तकलीफ नहीं होती कि सेंटर में सरकार है, स्टेट में सरकार है, आप इतना वाहवाही कर रहे हैं फिर भी सुनवाई नहीं हो रही है? मैं वाहवाही नहीं कर रहा, कोई सरकार हमारे को खाने को नहीं रोटी दे रही, वो तो कोई नहीं देता सर, हम बात कर रहे हैं देश के हित में। हाँ। हमारी जो मांगे हैं, मजदूर संघ का एक ही नारा है, हमारे लिए वही सरकार होगी जो हमारे हित की बात करेगी। आपको याद होगा दत्तमन थेंगड़ी जी का, आप धर्मराज जी, रामलीला कर रैली करी थी, लाखों लोग लेके आई थी भारतीय मजदूर संघ। जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, कुछ वित्त मंत्री थे हमारे, उन्होंने बातें नहीं मानी थी, आखिर उनको रिजाइन देना पड़ा था ना। ताकत है सर आप लोग, हमारे लिए वही सरकार है जो हमारे हित की बात करेगी। वो तो अच्छी बात है, लेकिन राजेंद्र सोनी जी, पॉलिटिकली बीएमएस कहाँ अलाइंड है, किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ? नहीं, आप इसको बीजेपी के साथ मत जोड़ो, बीएमएस को। बीएमएस एक क्या नाम है, गैर राजनीतिक संगठन है भारतीय मजदूर संघ। हाँ। आज मेरी बात सुनो, हम अपनी मांगों को लेकर सड़कों पे उतरते हैं नहीं इनके खिलाफ। दिल्ली में ऐसा होता होगा सर, मुझे नहीं पता, फिर दिल्ली में ऐसा होता होगा। खैर नहीं, दिल्ली पूरे देश भर के अंदर उतरे हैं। ठीक है। आज अगर इनके साथ होते या इनका विंग होता तो इनके खिलाफ नहीं उतरते हम सड़कों पे। सर मेरे जो पूर्व सांसद है ना, अभी उनका पिछले साल देहांत हुआ, वो इंटक जो है ना, वो 2 गुटों में बटी हुई है, दोनों अपने अपना दावा करते थे। दोनों, एक हैदराबाद में कांग्रेस के नेता थे और वो जो मेरे पूर्व सांसद थे वो कांग्रेस के सांसद थे 5 साल 2004 से 2009 तक, और जो दूसरा गुट इंटक का था उसके अपने आप को अध्यक्ष कहते थे, नाम गूगल कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब शर्मा जी, अब अगर दीपक जी बोलेंगे कि नहीं इंटक तो कुछ खत्म हो गई देश से सर, अब इनकी यूनियन खत्म हो गई, कांग्रेस खत्म हो गई। अब सर दिक्कत ये है, भगवा झंडा लहराएगा पूरे देश भर के अंदर भारतीय मजदूर संघ, देश का सबसे बड़ा संगठन है। हम हांडा जी से निवेदन कर रहे हैं दिल्ली सरकार को, सर देखिए, मैं नितिन नवीन जी को बोलूंगा, जो नया दफ्तर बना है वहां पर एक कमरा दिया जाए बीएमएस को भी, पता नहीं है या नहीं है, नहीं बीएमएस को जरूरत नहीं है, बीएमएस को कमरा है, बीएमएस के अपने दफ्तर है। चलिए, बीएमएस के अपने दफ्तर है, देश भर के अंदर दफ्तर है। मैं आता हूं सर आपके पास, मैं आता हूं। सर मुझे डॉक्टर साहब, मुझे 1 मिनट दे दीजिए, मैं उसके बाद आपके पास आता हूं। 1 मिनट दे दीजिए मुझे। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज बैठक की है। पहले उन्होंने विधायकों के साथ बैठक की थी, उसके बाद उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई है, जिसमें सभी आयुक्त और जिलाधिकारी शामिल हुए हैं।
अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं, विभाग हैं, उनके वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे। प्रशासनिक स्तर पर कई सारे निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से आयुक्तों को और जिलाधिकारियों को दिया गया है। जिलों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। विभागीय कामकाज की समीक्षा भी हुई है और जनता तक योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे, इस पर सभी जिलाधिकारियों को फोकस करने को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है। और अभी मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले कहा था कि 50% जो बैठकें होंगी वो ऑनलाइन मोड पर होंगी, तो ये बैठक भी देखिए ऑनलाइन मोड पर हुई है, जिसमें सभी आयुक्त और जिलाधिकारी शामिल हुए थे। कई विभागों के विभागीय अधिकारी भी बैठक में मौजूद थे। चलिए एक बार फिर से अपने चर्चा की तरफ लौटते हैं। अब डॉक्टर साहब आप, हाँ आपका सर संपर्क टूट गया था, प्लीज आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। सवाल रिपीट करके समय जाया नहीं करूंगा प्लीज। जी नहीं, सवाल मुझे और आपके दर्शकों को सबको अच्छे से मालूम है। यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है, मैं बात कर रहा था, एक एक करके मैं सबके सवालों के जवाब देना चाहूंगा। हमारे आपके आदरणीय नेता विष्णु जी ने कहा कि भाई आप दिक्कत है तो एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? अरे भैया एक्सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा क्या है, डॉलर खर्च हो रहे हैं, जो लोग हमारे यहाँ पे गोल्ड खरीद रहे हैं। अगर हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम डॉलर अर्न कहां से करेंगे? और अगर हम डॉलर अर्न नहीं करेंगे तो हमारी इकोनॉमी को हम कैसे स्ट्रेंथन करेंगे? जो हमारा रुपया है डॉलर के प्रति वो वीक होता चला जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो उससे क्या होगा? उससे भाई साहब, एक तो ऑयल को कंट्रोल करना हमारे बस में नहीं है। ऑयल प्राइस को क्यों, ऑयल प्राइस को कंट्रोल करना हमारे बस में नहीं है? आपके दर्शकों को मैं जानकारी के लिए ये बताना चाहूंगा क्योंकि सच जानना उनका अधिकार है। जी न्यूज जो है सच को दिखाने के लिए प्रचलित है। अभी क्या है, ऑयल प्राइस जो है वो आप समझिएगा $68 प्रति बैरल थे जब ये युद्ध शुरू हुआ था 28 फरवरी 2026 को। $68, ध्यान रखिएगा। आज की डेट में कितना है? $107-108 प्रति बैरल। अभी सुनने में क्या लगेगा, मात्र $40 प्रति बैरल ही तो बढ़ा, इसमें कौन सी आफत आ गई? लेकिन जो लोग जानते हैं इसको वो आपको बताएंगे। आप गूगल विकिपीडिया कर सकते हैं आपके दर्शक कि अगर $1 प्रति बैरल ऑयल का इंक्रीज होता है प्राइस, तो भारत में सालाना जो इंपोर्ट बिल है उसमें इजाफा हो जाता है 18,000 करोड़ का। $1 प्रति बैरल का प्राइस बढ़ने से 18,000 करोड़ का इंपोर्ट और बिल का हमारा इजाफा हो जाता है। तो सोचिएगा $40 बढ़ने से क्या हुआ होगा। इसके बावजूद भी मोदी जी ने पिछले 76 डेज में ₹1 भी जनता के ऊपर ऑयल का अतिरिक्त भार नहीं आने दिया। इससे ज्यादा कुशनिंग किसी सरकार से आप क्या उम्मीद करेंगे? दूसरी बात, उन्होंने कहा कि भाई आप ये जो है, आप जो है क्या कहते हैं, आप इस सिचुएशन को संभाल क्यों नहीं रहे? विदेश नीति की आपकी हार है। भैया विदेश नीति क्या करेगी? थोड़ा सिचुएशन को समझो। रशिया हमारा परम मित्र है जिससे हम बिगाड़ना नहीं चाहते, लेकिन रशिया इस समय खड़ा किसके साथ है? चाइना के साथ। अभी चाइना पे हम आंख बंद करके विश्वास नहीं, क्या आंख खोल के विश्वास नहीं कर सकते? उधर से इजराइल हमारा बड़ा परम मित्र है, लेकिन इजराइल किसके साथ खड़ा है? यूएसए के साथ। वो यूएसए जिसका ट्रंप बार बार कहता है कि भारत की इकोनॉमी तो कूड़ा हो चुकी है, और राहुल गांधी उसकी हाँ में हाँ मिला के कहता है हाँ भाई भारत की इकोनॉमी तो डेड इकोनॉमी है। अभी हम करें क्या? इसलिए हम ना कहते हैं कि हम इसके साथ हैं ना हम उसके साथ हैं। मोदी जी बार बार बयान देते हैं हम शांति के साथ हैं, हम युद्ध का देश नहीं है, हम बुद्ध का देश हैं। उसके बाद हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं कि भैया डर फैला रहे हैं, मोदी जी डर फैला रहे हैं। अरे बताओ तो डर किसने फैलाया कोरोना के टाइम पे? ये बीजेपी की मोदी की वैक्सीन है, किसने कहा? किसने डर फैलाया सीएए एनआरसी के टाइम पे? किसने डर फैलाया यूसीसी के टाइम पे? किसने डर फैलाया फार्मर्स लॉ के टाइम पे? किसने डर फैलाया ये कह के कि हम पाकिस्तान चाइना से पंगा नहीं ले सकते, वो हमें बहुत मारेंगे, चाइनीज सोल्जर्स हमारे सोल्जर्स को पीटते हैं? कौन बोलता है? राहुल गांधी के अलावा और कोई है जो ऐसा बोलता है? फिर ये कहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं बढ़ाया? अरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाना, अभी हमारे पास तो जुमा 1 साल मुश्किल से हुआ है,
तो भी हमने मोदी जी ने, आप जब यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी तभी भी हमने सेंटर से कितनी इलेक्ट्रिक बसेस दी थी और अभी भी दे रहे हैं। लेकिन जो पिछली सरकारें बेड़ा गर्क करके गई हैं उनको हम कैसे सही करें, समय तो जाएगा। फिर कहते हैं चुनावी भाषणों में आपने ये तेल का रेट बढ़ाएंगे, इसका जिक्र क्यों नहीं किया? अरे भैया, आपके यहाँ पे डिबेट इस समय तेल के ऊपर हो रही है, तो क्या मैं स्पोर्ट्स की बात करनी शुरू करूं? चुनावी भाषण में लोगों के अंदर डर फैलाने के लिए उनको ये बताऊं कि भैया तेल बढ़ सकता है, और खासकर तब जबकि मुझे खुद नहीं पता। तब तक तो यही था कि जो आखिरी वार्ता है ईरान के साथ ट्रंप की, शायद पाकिस्तान में जो हो रही है उससे कुछ निष्कर्ष निकल आए, लेकिन अब नहीं निकला तो अब वो चाइना को इन्वॉल्व करने के लिए ट्रंप साहब वहां पहुंचे हुए हैं। यानी अनिश्चितता इस लेवल की है कि हम में से किसी को नहीं पता कल क्या होने वाला है। ऐसे में अपनी तैयारी रखना, मुझे नहीं लगता इसमें बिल्कुल भी 1% भी कोई गलती है अगर हम अपनी तैयारी रखें। लेकिन तैयारी रखने में भी ये इतना हो हल्ला मचा देते हैं। अगर मोदी जी कहते हैं कि कुछ दिन आप सोना मत खरीदिए, तो ये छाती पीटने लगते हैं। ये वही लोग हैं जो थोड़े दिन पहले इसलिए छाती पीट रहे थे कि आपने 1000 रुपया सिलेंडर का बढ़ा दिया, अब जनता कहां से सिलेंडर लेगी? अरे जिसके पास 1000 रुपया बढ़े हुए सिलेंडर का देने नहीं था, वो 2 लाख रुपया जो पर 10 ग्राम सोने का है वो भी अगर थोड़े दिन नहीं खरीदेगा तो कौन सी बड़ी आफत आ गई? यहाँ पे हल्ला किस तरह से मचाया जाता है जब इस तरह की यहाँ पे टैगलाइंस चला देते हैं। कमर तोड़ महंगाई हो गई, महंगाई की प्रहार हो गई, आम जनता की गुहार हो गई, महंगाई की भरमार हो गई, त्राहिमाम हो गई, हाहाकार हो गई, रहम करो हुक्मरान। इस तरह की टैगलाइंस चला के लोगों के मन में एक ऐसी अनिश्चितता फैलाना, जबकि हम क्या कह रहे हैं? हम सिर्फ ये कह रहे हैं थोड़ा तैयार रहिए, थोड़ा संयम में रहिए। जब पता है कि आगे कठिन दिन आ सकते हैं तो अभी से अपने आप को थोड़ा संयमित होकर चलने में क्या बुराई है? अच्छा, यहाँ पे तो सिर्फ संयम होने की बात कर रहे हैं भाई साहब हम। अगर आप बात करें विश्व भर की तो पाकिस्तान में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, 60% सरकारी गाड़ियों पे पाबंदी लगा दी गई है। आशीष जी, पाकिस्तान के साथ खुद का कंपेयर मत कीजिए। हमें पता है वो रसातल पे है, क्यों कंपेयर कर रहे हो उसके साथ? लिया पाकिस्तान के साथ इसलिए किया मैंने क्योंकि कांग्रेस के चहेते हैं वो, इसलिए मैंने सर, किया। सर आपने सर देखिए सर सुनिए डॉक्टर साहब देखिए, पहली बार जब आपने बोला मैंने कोई कमेंट नहीं किया। अब जब आप बोल रहे हैं, आपने पाकिस्तान को उदाहरण दिया, मैं यूनाइटेड किंगडम को उदाहरण देता हूं जो एक आर्थिक शक्ति है। यूनाइटेड सर सुनिए अरे मैं भी दे रहा था, आपने पहली लाइन पे मुझे रोक दिया। हाँ तो और मैं बताता हूं सर सुनिए, यूनाइटेड किंगडम ने, यूके ने, इंग्लैंड ने क्या किया है कि जो उनके देश में भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट का इशू है, वो उनके यहाँ पे कुआं नहीं है। मैं यहीं पे आपको काटूंगा। क्या यूके सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है? क्या यूके सेकंड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है? क्या यूके की एनर्जी रिक्वायरमेंट भारत जैसी है? आप पहले इस बात के फर्क को समझिए। और यूके जो है वो प्रो अमेरिकन है, लेकिन हम तो फेलिसिटेट तो कर रहा है ना सर अपने लोगों को। ईरानियन नहीं है सर, मैंने ये कहा, हम न्यूट्रल हैं। हाँ, अब मैं ये कह रहा हूं सर, मैं ये कह रहा हूं कि जब सारा त्याग पब्लिक क्यों करे? जैसे जो पेट्रोल ये नैरेटिव ही गलत है मेरे भाई धर्मराज जी, ये नैरेटिव गलत है। जब मैंने आपको कहा कि पिछले 76 डेज में जब हर कंट्री ने प्राइस इतना बढ़ा दिया, सर मैं बताता हूँ सर, एक मिनट, सर सुनिए सर 30 रुपीस अरे सर का प्राइस इंक्रीज होना चाहिए था। सर सुनिए एक मिनट, हमने बढ़ाया सिर्फ 3 रुपए। डॉक्टर साहब सुनिए, जिस दिन एलपीजी की जो कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में लगभग 950 रुपए का इजाफा हुआ था, इसी कुर्सी पे बैठ के इसी टाइम मैंने कहा था ये गलत हुआ, सरकार को इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, उन होटेलियर्स को नहीं मारना चाहिए, जो रेडी पट्टर लगाते हैं उनको नहीं मारना चाहिए, 900 के जगह उनको 500 करो, 400 100 कुछ जो घरेलू है उनको दे दो, इसको ट्रांसफर करो, किसी एक सेक्टर को मारने से बेहतर। मेरा ये कहना है सर कि जैसे एक डीलर को 50 रुपया 51 रुपए में पेट्रोल मिलता है, सरकार उसको 60 रुपए में बेचे, और जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ABCD XYZ करके जो टैक्सेस लगाती है उसमें अपना 5-5 10-10 रुपया काट लेना भाई, लोगों कोई कम में नहीं जाएगा। धर्मराज जी, आप एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप मेरी बात को अन्यथा नहीं लेंगे ऐसा मुझे विश्वास है। इसलिए मैं ये कहने की आपसे हिम्मत कर रहा हूं कि क्या होता है, जो
इंडियन या कोई भी क्रिकेटर फील्ड पे है, जब उसके सामने बाउंसर आता है तो उसको उस सेकंड, उस मोमेंट डिसाइड करना होता है कि मुझे इस पे 6 मार के, हुक मार के 6 लेना है या मुझे डक करना है। बाद में तो कोई भी कमेंट्री दे देता है कि भाई तू ऐसा कर लेता, तू वैसा कर लेता। बिल्कुल, बिल्कुल। जो लोग आज नीति बना रहे हैं, जो लोग वहां पे तो लेकिन सर ये बात तो भारतीय जनता पार्टी को 2014 से पहले भी सोचना चाहिए कि पिच पर तो डॉक्टर मनमोहन सिंह बैठे हुए हैं, उनको खेल नहीं, क्यों नहीं सोचना ये दो चीजें कैसे चल सकती है? नहीं, अगर सर सुनिए, 2008-9 में जो मंदी आई थी, जो 2008 में मंदी आई थी, उस टाइम मेरा करियर शुरू हो रहा था। मुझे डर लग रहा था, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, नहीं होगा। करियर होता है ना, जब 2008 में मैं पास आउट हुआ था, तो मुझे लग रहा था पता नहीं मेरा करियर क्या होगा, नहीं होगा। बट उस वक्त तो बीजेपी ने देखा था कि बैटिंग ये कर रहे हैं भाई, उनको पता चल रहा है कि बाउंसर आ रहा है, कि इसमें हमें यॉर्कर आ रहा है। उस टाइम तो बीजेपी सवाल करती थी। आप बताइएगा ना, मनमोहन सिंह ने 2013-14 में क्यों कहा था कि आपको गोल्ड, आपको जो खरीदना बंद कर देना चाहिए 1 साल के लिए? उस समय कोई वैश्विक लड़ाई चल रही थी क्या? उस समय क्या था? लेकिन फिर भी कहा था ना, क्योंकि ये बातें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं। शायद आपके दर्शकों को नहीं पता होगा कि 2026 के पहले 5 महीने में $72 बिलियन का गोल्ड इंपोर्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और आपको पता है, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी से भी बड़ा है। ये सिर्फ पहले 5 महीने का है। और अगर हम सिर्फ इसका आधा कर दें, जैसे मोदी जी ने कहा कि थोड़े दिन नहीं खरीदिएगा, कोई आफत नहीं आ जाएगी, तो इससे हमें कितना सरप्लस मिल जाएगा? $36 बिलियन का सरप्लस हमें मिल जाएगा। एक छोटा सा कदम उठाने से। इसके लिए इस देश की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो 1947 से लेकर आज तक सत्ता में रही, वो जिम्मेदार रही हैं, क्योंकि आपने किसी इंसान को, भारत के नागरिक को इतना सुरक्षित नहीं बनाया। अगर आज की तारीख में मेरे पास 5 लाख रुपए होगा ना सर, उस 5 लाख रुपए को मैं बैंक में नहीं रखूंगा, मैं जाके सोने के बिस्किट खरीद लूंगा। ये भारत की मेंटालिटी है। लोगों को लगता है वो सुरक्षित है, बैंक में रखना सुरक्षित नहीं है। पर आप एक बात नहीं समझ रहे हैं ना दोस्त, वो ये कि राजनीति करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब देश के सामने एक ऐसी आपदा खड़ी है जिसका हमें यही नहीं पता कि वो कब तक चलने वाली है। मैंने शुरुआत इसी नोट पे किया था डॉक्टर साहब, मैंने शुरुआत इसी नोट पे किया था। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? सर मैं तो उस कैटेगरी का आदमी हूं जो मैं कह रहा हूं कि भारत सरकार को 2 रुपया 3 रुपया नहीं, एक झटके में 7-8 रुपया जो बढ़ाना है बढ़ा दो, और बाकी जो सेक्टर है। समझे नहीं भाई साहब, ये बात धर्मराज जी आप आज कह रहे हो, कल अगर सरकार ने 7 रुपए 8 रुपए बढ़ा दिए होते तो आप यहाँ डिबेट कर रहे होते कि भाई साहब 2-2 रुपए। मैंने सर अपना व्यक्तिगत मैंने अपना व्यक्तिगत मत बताया, मैंने अपना व्यक्तिगत मत बताया, मैंने अपना व्यक्तिगत मत बताया सर, मैंने व्यक्तिगत मत बताया कि ये मेरा व्यक्तिगत मत है। मैं भी व्यक्तिगत ही बता रहा हूं। और देखिएगा सर, देखिए भार डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए कि सरकार ने जब इकट्ठा लगभग 1000 रुपया एलपीजी में कमर्शियल में बढ़ाया तो वो गलत किया, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था। अभी आप ही ने कहा था, अभी आप ही ये कह रहे हैं कि सरकार ने 3 रुपया क्यों बढ़ाया, इकट्ठा 7-8 रुपया बढ़ा देना चाहिए था। क्योंकि मुझे पता है सर सुनिए डॉक्टर साहब, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे पता है ये 3 रुपया बहुत जल्दी 6 रुपया में भी आने वाला है। आज ना है 10 दिन के बाद आए वो आएगा। आप एक बात मुझे पता है। मैंने आपको अपने डिबेट की स्टार्टिंग में ये कहा कि ये जो परिस्थितियां हैं, ना तो बीजेपी मोदी भारत ने नहीं किया, हम क्या कर सकते हैं? देखिए ठीक है दीपक जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर? दीपक जी कुछ दीपक जी क्या कर सकते हैं? मैं आता हूं पंडित जी, ये ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि क्या। ठीक है दीपक शर्मा जी ठीक है सर, समय नहीं जा रहा। हाँ दीपक शर्मा जी प्लीज सर, बहुत देर से सुन रहे हैं। अभी भाजपा के प्रवक्ता ने पाकिस्तान का नाम, आपने देखा हो, गिन लीजिएगा कितनी बार लिया। अब बात करते हैं कांग्रेस की। आप कंपैरिजन पाकिस्तान से करते हैं कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस के नेता के आप मुझे बोलने दीजिए। अरे सर सुनिए डॉक्टर साहब, नहीं सर वो नहीं, आप बोल रहे थे उन्होंने काउंटर नहीं किया था, नहीं ये तरीका नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब, नहीं ये तरीका नहीं। आप जब बोल रहे थे वो सुन रहे थे, आप वो बोलेंगे तो आपको सुनना पड़ेगा। बोलिए। आपको सब्र करना चाहिए। आप बोलिए। आपने देखा होगा डिबेट के अंदर कितनी बार उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया। उन्होंने ये भी कहा कि 2 बार लिया ना, मान लिया ना, बस लिया, और बाकियों का भी लिया, चाइना का भी लिया, राहुल गांधी का भी लिया। कंपटीशन किससे कर रहे हैं आप कंपटीशन किससे कर रहे हैं? आप कह रहे हैं पाकिस्तान से बेटर है, हम पाकिस्तान से बेटर है। बताया जो आपके चाहते हैं, उनका एग्जांपल आपको दिया। धर्मराज जी मैं बोलना बंद कर दूं? नहीं बोली दीपक जी बोली।
इंडिया शुड नॉट क्लोज डोर्स टू डायलॉग फॉर डायलॉग विद पाकिस्तान। गूगल कर लीजिएगा, सच्चाई पता लग जाएगी। किसने कहा है अभी कुछ दिन पहले? बात इस बात की आती है कि बार बार झूठ फैलाना और इस तरह की अफवाह फैलाना, बार बार बीच में राहुल गांधी जी का नाम लिया। सवाल इस बात का कि तेल के दाम बढ़ गए, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं उसका। आप लगातार 15 मिनट जवाब आपकी समझ में नहीं आया तो क्या करें? फिर बीच में रुकिए आशीष जी, इंटरप्शन नहीं, लाइट उठती है। हाँ बोलिए। अगर ये बोलेंगे मैं बीच में बोलने नहीं दूंगा इनको। नहीं, आप बोलिए, दीपक जी बोलिए। क्योंकि बहुत आपको मालूम है बहुत संयम से बोलता हूँ, लेकिन इस तरह से नहीं। नहीं, हाँ बोलिए सर। सवाल इस बात का कि बात तेल के दाम की हो रही है और बात किस पे जाती है? घूम फिर के कहते हैं राहुल गांधी, फिर पाकिस्तान का नाम खुद 2 बार ले लेते हैं और उसके बाद में ये भी बोलते हैं पाकिस्तान से हम बेटर हैं, पाकिस्तान से हम बेटर हैं। तो आप ये बताइए, ये परिप्रेक्ष्य कहां से कहां चला गया? आपकी मन की बात तो आ गई टीवी चैनल के ऊपर, अब बार बार नाम खुद ले रहे हैं और फिर दूसरे के पर आरोप लगाते हैं। नाम लेने से आपके पेट में दर्द क्यों होता है? कंपटीशन, आप कह रहे हैं जी हम कंपटीशन उनसे करते हैं। अरे भाई आप बताइए, सही सबसे पहली बात, इंडियन इकोनॉमी की बात अगर मान लो होगी, उसके अंदर अगर आप बात करें तो आपको तथ्यों पे बात करनी होगी। सवाल अभी आपने बोला, ये बात भी बोली कि जो क्रीज पर होता है उसको जज करना होता है। तो सवाल इस बात का, धनराज जी ने इस बात को बोला कि इस समय कांग्रेस थी, उस समय आपने बोला था बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई महंगाई की बात और अच्छे दिन आने वाले हैं, अब हम महंगाई का प्रभार होगा। तो अब आप कहते हैं कि अब हमें देखना है कि महंगाई क्यों बढ़ रही है। ये तो हमें ही मालूम है क्यों बढ़ रही है, वैश्विक परिस्थितियां हैं। उस समय कौन सी परिस्थितियां नहीं थी? सवाल इस बात का कि आप जब आप बात बोल रहे हैं ना, उसी बात से कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं आप। सवाल इस बात का कि आप तथ्यों पर बात कीजिए। महंगाई की जो बात है, आपने कहा कि अब 2-3 बार में हम बढ़ाएं, आप लिख के रख लीजिए। अभी ये पहली बार बढ़ा है, फिर दोबारा तीसरी बार भी बढ़ेगा। लेकिन सवाल इस बात का कि बार बार एक आम जन के ऊपर क्यों बोझ डाला जा रहा है? इसी के विरोध में कल दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी एक अपना विरोध प्रदर्शन देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में करने जा रही है। ठीक है, करेगी ना, क्योंकि आपको आपदा में अवसर ढूंढने हैं, ठीक है, करना है। ये भारत का विष्णु पांडे जी बोलेंगे। नहीं, सब ऑडियो डाउन कर दिए। विष्णु पांडे जी बोलेंगे, सब ऑडियो डाउन कर दीजिए। विष्णु पांडे जी बोलिए। देखिए आशीष जी को बता दो, आशीष जी मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, मुझे फाइनेंस का बहुत अच्छा समझ में आता है। हम जिस कंट्री से एक्सपोर्ट की होल्ड की बात कर रहे हैं, वहां पे भारत के 30 देशों में 156 स्पेशल रुपी वेस्टर अकाउंट खोला हुआ है। मतलब उसमें सारी डीलिंग जो होगी रुपी, हम नेपाल की बात करें, हम बांग्लादेश की बात करें, हम श्रीलंका की बात, जहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं आप, सिंगापुर में भी। लेकिन मुद्दा ये है कि सिर्फ डॉलर की बलती, डॉलर रीजन ये सिर्फ बोल रही है। ठीक है, मैंने सिर्फ इनसे ये सवाल पूछा था कि अगर 56 इंच की छाती जो आप जनता को आज दिखा रहे हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप को दिखा दीजिए। आप रशिया से इंपोर्ट आप बढ़ा दीजिए। आप रशिया से इंपोर्ट बढ़ा क्यों नहीं रहे हैं? आखिर अब कहाँ फेल है? कल धर्मराज जी, कल 16 मई है, कल अमेरिका का जो पहला कॉन्ट्रैक्ट जो साइन हुआ था कुछ लिमिटेड बाउंड तक, कल 16 मई को वो एक्सपायर हो जाएगा। अब देखना ये है कि सरकार कल के बाद क्या करती है। भाई कल के बाद तो बढ़ाना पड़ेगा। अब आप तो जो बाउंड किया था जिस टर्म्स पे, तो वो हमें देखना पड़ेगा। प्लीज आप बोलिए। तो ये एक थोड़ा सा बस यही नीति है कि देखिए सरकार बिल्कुल स्पष्ट तरीके से प्रेजेंट रखे। ये बिल्कुल उन्होंने एक जवाब नहीं दे पाया दीपक जी का कि अगर ये इतनी बड़ी समस्या है या होने वाली है, देखिए ठीक बात है, हमारे हाथ में तो सर्वदलीय बैठक आप 3 महीने से क्यों नहीं बुला रहे हैं? आप अभी क्यों नहीं बुला रहे हैं? आप इसका मतलब आप पक्ष को जो है आप रखना ही नहीं चाह रहे उन चीजों में, उस लूप रखना नहीं चाह रहे हैं। और आप उम्मीद रखते हैं पक्ष से कि वो आपके लिए साथ खड़ा रहे, आप आपसे क्वेश्चन पूछे, आपसे जनता की आवाज भी ना उठाए। ऐसे कैसे संभव है?